नमस्कार, मैं मनीष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में, उस पर चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान के बारे में चलिए जानते हैं। भारतीय संविधान की शुरुआत अगर हम देखें, भारतीय संविधान की जो शुरुआत है, संविधान की जो शुरुआत है उसकी नींव कब रखी गई, उस पर चर्चा करने से पहले उसके इतिहास के बारे में जानते हैं। उसका इतिहास कैसा रहा, उस संविधान को बनाने में ऐसे क्या कारण रहे कि संविधान की जरूरत पड़ी। तो अगर हम इतिहास की बात करें तो 1600 ईस्वी में भारत में कंपनी का आगमन हुआ। इसका आगमन हुआ, कंपनी का आगमन हुआ। और ये कंपनी कहाँ की थी? ब्रिटिश साम्राज्य की थी, जिसको भेजा गया था एलिजाबेथ द्वितीय ने। क्या बनाकर? एक कंपनी बनाकर भेजा था, जिस कंपनी का नाम एक चार्टर एक्ट पारित किया। और पारित करने के बाद इस चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कहा? ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण कराया। और इसका उद्देश्य भारत में जाकर व्यापार करना था। उद्देश्य क्या था इनका? उद्देश्य भारत में व्यापार करना था। व्यापार करना। तो जब ये भारत में आते हैं तो भारत में आने के बाद क्या होता है? ये अच्छे से व्यापार करते हैं, इनके संबंध जो होते हैं अच्छे राजाओं से हो जाते हैं। और जब राजाओं से हो जाते हैं तो उपहार स्वरूप ये कई गिफ्ट, कीमती वस्तुएं प्रदान करने लगते हैं, जिसका इनको फ़ायदा होता है। इनको फ़ायदे में क्या मिलता है? इनको फ़ायदे में बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र की दीवानी मिल जाती है। दीवानी प्राप्त हो जाती है। इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये वर्ष होता है 1743 ईस्वी में। ठीक है, 1743 जब ईस्वी में जब इनको दीवानी के रूप में ये राज्य मिल जाते हैं, तब अपनी शक्तियों का निर्माण के लिए क्या करते हैं? ये एक एक्ट पारित करते हैं 1743 ईस्वी में। अगर हम 1743 ईस्वी के एक्ट की बात करें तो इसी समय एक एक्ट आता है। उस एक्ट का नाम क्या होता है? पहला एक्ट 1743 ईस्वी में कानून बनाया जाता है व्यापार करने के लिए। 1743 में एक एक्ट पारित होता है, रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट। अब इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है?
कुछ कुछ पॉइंट समझेंगे। इस एक्ट के तहत कलकत्ता में क्या किया जाता है, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। ठीक है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। ठीक है, ये कलकत्ता में होता है एक सुप्रीम कोर्ट। ये 1743 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत होता है। इसी के तहत एक और बात कही जाती है, वो बात होती है कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार। अब सोचिए, उस वक्त भी भ्रष्टाचार था। अब भ्रष्टाचार निवारण के लिए कानून लाया जाता है। ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण कानून, और ये क्यों होता है? जब अंग्रेज 1600 ईस्वी में भारत आते हैं, ठीक है, 1600 ईस्वी में जब भारत आते हैं तो कंपनी के माध्यम से जो इसके अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, कंपनी के माध्यम से जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं, वो लालच की दृष्टि से क्या करते थे? उपहार लेना और देना करते थे, जिसका सीधा लाभ इनको मिलता था और उसका किसी भी प्रकार से लाभ जो है कंपनी को नहीं मिलता था। फॉर द एग्ज़ाम्पल, आज के वक्त में किसी हाईवे पर कोई ट्रक चालक बिना टैक्स पे किए हुए उस ट्रक को ले जाता है, और जब ले जाता है तो यहाँ पे एक पुलिस वाला खड़ा होता है, और ये होती है गवर्नमेंट, जो कि उसका यात्रा भत्ता और जो कि टोल टैक्स होता है वो ना देते हुए एक पुलिसकर्मी जो होता है वो अपनी जेब भरता है। और जब जेब भरता है तो जो आवागमन का जो टैक्स होता है वो सरकार को नहीं जाता है, और जब नहीं जाता है तो सरकार लॉस में जाती है। क्यों? क्योंकि उस सड़क को निर्माण करने में उसका इन्वेस्टमेंट रहा, और जिस कारण से वो इन्वेस्टमेंट नहीं निकल पाता है। ठीक, और जब सरकार को पता चलता है कि ऐसा हो रहा है तो इसके प्रति क्या कड़े कानून बनाते हैं, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का काम करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, ठीक, उपहार के प्रति कानून बनाया गया। अब इसमें एक और नियम बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपील जो है वो पीवी काउंसिल को दी जा सकती है। इसमें क्या कहा गया? इस सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट के खिलाफ जो है खिलाफ जो अपील है, अपील किसको दी जा सकती है? पीवी काउंसिल को दी जा सकती है। पीवी काउंसिल को दी जा सकती है। दी जा सकती है। ठीक है। 1743 ईस्वी के बाद एक और अधिनियम आता है, 1784। ठीक है, जिसको बोला जाता है संशोधन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, हाँ गलती, 1784 नहीं, 1781। 1700, मुझे लग रहा था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो 1781 में, क्योंकि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया हुआ था, और वही कन्फ्यूज़न हो रहा था कि 1781 में संशोधन एक्ट आया हुआ था जिसको कहा गया था अमेंडमेंट एक्ट 1781। ठीक है, इसको कहा गया संशोधन अधिनियम, मतलब संशोधन अमेंडमेंट एक्ट। अब इस अमेंडमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य ये था कि जो कमियां दिखी 1784 वाले एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट में, वो उसको दूर कैसे किया जाए, उसके संबंध में इसमें कुछ सुधार किए गए। ठीक है, तो इसके इसके अंतर्गत क्या किया गया? पहला तो इसको कहा गया, एक और नाम दिया गया बंदोबस्त, बंदोबस्त कानून कहा गया। क्या कहा गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। आपसे पूछेगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसको कहा जाता है? 1781 के अमेंडमेंट एक्ट को कहा जाता है बंदोबस्त कानून, जिसका नाम रखा गया, नाम रखा गया। दूसरा पॉइंट की बात की जाए तो इसके कानून के अंतर्गत गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया गया। मतलब जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को, काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी किया गया, बरी कर दिया गया। इससे सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय से। तीसरा, राजस्व संबंधी मामले, राजस्व संबंधी मामले तथा राजस्व वसूली मामले, ये भी दूर रखे गए। राजस्व वसूली
मामलों को क्या क्या रखा गया, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया, बाहर रखा गया, बाहर रखा गया। किससे? सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। चौथे पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें कोलकाता के निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से क्या कर दिया गया, अंतर्गत कर दिया गया। कोलकाता में कोलकाता के निवासियों को, निवासी सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कर दिए गए, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कर दिए गए। ठीक है, और जब ये अंतर्गत कर दिए गए तो इसके अंतर्गत के तहत दो मामले सामने आए, हिंदू और मुस्लिम। तो इन सबके मामले जो हैं वो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार बनाए गए, किए गए, न्याय दिए गए, मतलब हिंदू रीति अनुसार, रीति के अनुसार न्याय। और यहाँ पे मुस्लिम रीति के अनुसार न्याय। इस कानून के द्वारा जो व्यवस्था थी वो प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ से दायर ना होकर सर्वोच्च न्यायालय में की जाती थी। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब भी आप समझ लीजिए कि प्रांतीय न्यायालयों की जो अपील थी, मतलब जो प्रांत थे वहाँ के गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रांत है, अब इस प्रांत का यहाँ पे गवर्नर जनरल काउंसिल बैठा हुआ है। अब यहाँ इस क्षेत्र का बात यहाँ पे ना होकर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट पे वहाँ पे दायर करता है, तो वो ना करके वो इसी के अंतर्गत उसका निर्णय होगा। तो ये बात कही गई। प्रांतीय क्षेत्र न्याय गवर्नर काउंसिल काउंसिल के द्वारा, ना कि सुप्रीम कोर्ट। अब ये जो अमेंडमेंट देख रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है उसको कम किया जा रहा है, बाद में बढ़ाया भी जाएगा लेकिन अभी कम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम न्यायालय, ना कि सुप्रीम न्यायालय द्वारा। ठीक है, अब आते हैं 1984 वाले अधिनियम पे, जिसको कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट। क्या कहा गया? 1784 वाले पिट्स इंडिया एक्ट। 1784, 1783, 1781, 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसका उद्देश्य क्या था पिट्स इंडिया एक्ट का? पिट्स इंडिया एक्ट, अगर मैं बात करूं 1781 इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस अमेंडमेंट के तहत यह बात कही गई, तो वो उसके ये संबंध में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आता है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? इसके महत्वपूर्ण कुछ निर्णय लिए गए, कुछ कानून बनाए गए। वो कानून क्या थे?
वो कानून कौन से थे? पहला, अगर हम कानून की बात करें, कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक क्रियाकलापों को एक दूसरे से अलग किया गया। कंपनी के व्यापार कंपनी के व्यापार कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक क्रियाकलापों को क्या किया गया? अलग किया गया। क्रियाकलाप अलग कर दिए गए। अलग कर दिए गए। ठीक है। दूसरा पॉइंट, वाणिज्य को छोड़कर सैनिक, असैनिक तथा राजस्व मामले नियंत्रण बोर्ड के अधीन चले गए। नियंत्रण बोर्ड के अधीन क्या किया गया? नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत इसमें वाणिज्य को छोड़कर वाणिज्य को छोड़कर सैनिक तथा असैनिक निर्णय नियंत्रण बोर्ड को क्या कर दिया गया? सौंप दिया गया। अगला पॉइंट, इंग्लैंड सरकार का इसमें क्या हुआ? विभाजन हुआ। सॉरी, इंग्लैंड में सरकार का इंग्लैंड में सरकार का विभाजन विभाजन विभागों में विभागों में किया गया। ठीक है। अब इसके अंतर्गत वित्तीय विभाग अलग था, राजनीतिक विभाग अलग था। ठीक है। इसके संबंध में अलग अलग विभाग बनाए गए। इस 1784 के बाद 1700 आता है 86। 1786 1786 ईस्वी का अधिनियम। 1786 का जो अधिनियम आता है, इस अधिनियम की क्या विशेषता होती है? कि कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल के पद के लिए चुना जाता है। कौन होता है? कॉर्नवालिस। 1786 में कॉर्नवालिस आता है, जो कि भारत का क्या चुना जाता है? भारत का गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल।
के लिए चुना जाता है। गवर्नर जनरल चुना जाता है। इसी में एक और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सेनापति की सारी पावर, सेनापति की पावर और शक्ति गवर्नर जनरल को सौंप दी जाती है। गवर्नर जनरल को सौंप दी जाती है। जनरल के पास होती है। ठीक है। अब इनके पास एक और शक्ति आ जाती है, परिषद को रद्द करने की शक्ति। रद्द करने की शक्ति किसको मिल जाती है? गवर्नर को। अब देखिए पावर बढ़ती जा रही है गवर्नर जनरल की, जनरल के पास। ठीक है। 1786 के बाद फिर एक एक्ट आता है, इसको बोलता है चार्टर एक्ट 1793। अब बात करते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट। अब देखेंगे पहला एक्ट आया 1743, 1781 में अमेंडमेंट आया, फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर 1786 में एक फिर एक्ट पारित किया गया। 1743 की अगर हम बात करें तो 1743 में रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ, कंपनी के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए संबंध में कानून आए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपील दाखिल करने के लिए पीवी काउंसिल का गठन किया गया, ठीक है, काउंसिल के पास जाने के लिए। ठीक है। 1781 में उसके संबंध में क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के संबंध में कुछ अमेंडमेंट आए, जिसके अंतर्गत क्या रखा गया, कंपनी का जो भी गवर्नर जनरल के जितने भी वर्ग थे वो सुप्रीम कोर्ट से अलग रखे गए। 1784 में क्या बात करी गई, 1784 में कंपनी का व्यापारिक तथा राजनीतिक जो क्षेत्र है वो दोनों को एक दूसरे से अलग रखा गया। दूसरा 1784 की अगर बात करें तो इसमें सैनिक जो असैनिक जो बल थे उनको क्या राजस्व मामले से का नियंत्रण बोर्ड हटा दिया गया था, मतलब वाणिज्य क्षेत्र से। और 1786 की अगर बात करें तो 1786 में आपको बताया कि कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब गवर्नर के पास पावर आती है, सेनापति की पावर आ जाती है, गवर्नर जनरल को परिषद को रद्द करने की पावर आ जाती है। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं 1793 के एक्ट के बारे में। अब बात करेंगे 1793 का एक्ट। 1793 का एक्ट जो है वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ पे एक काम ये हो जाता है कि जो कंपनी की जो पावर है, व्यापारी के जो अधिकार है, वो 20 साल के लिए
बढ़ा दी जाती है, 20 साल के लिए बढ़ा दी जाती है, बढ़ा दी जाती है कंपनी की पावर, कंपनी की व्यापारिक पावर। ठीक है, व्यापारिक अधिकार मान लो, अधिकार। ठीक है, 20 साल के लिए क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्षेत्र आ जाता है। 1983 में जो गवर्नर जनरल होता है बम्बई का, मद्रास का, उस पे क्या होता है, बंगाल के गवर्नर जनरल का अधिकार हो जाता है। किसके, बंगाल गवर बंगाल गवर्नर बंगाल गवर्नर का अधिकार था किस पे, बम्बई, अभी अभी बम्बई बना हुआ है, बम्बई और बिहार, बंगाल, ठीक है, मद्रास, बम्बई और मद्रास पर क्या होता है, स्पष्ट अधिकार हो जाता है। इस एक्ट के तहत यही इंपॉर्टेंट होता है, 1793 वाला। ठीक है, अगला देखते हैं। 1793 के बाद फिर आता है, 1700 खत्म हो रहा है, अब 1813 आता है। क्या आता है, 1813, 1813 का ईस्वी का चार्टर एक्ट, मतलब चार्टर एक्ट। इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं, अब यहाँ पे कंपनी के जो अधिकार होते हैं, कंपनी के अधिकार वो समाप्त कर दिए जाते हैं, अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। जाते हैं मगर चीनी और चाय पत्ती, चाय पत्ती पर अभी भी अधिकार होता है, पर अधिकार कायम। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि चीनी और चाय की पत्ती पर अधिकार कायम रहता है इस एक्ट के तहत, 1813 एक्ट के तहत। ठीक है, इसी के तहत एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जाता है, 1813 के तहत भारतीय विद्वान, अब सोचिए यहाँ पे 1813 में भारतीय विद्वानों के लिए 1 लाख रुपए और क्या रखा जाता है, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष, रुपए प्रति वर्ष
प्रोत्साहन धनराशि, प्रोत्साहन धनराशि रखी जाती है। रखी जाती है, रखी जाती है, दी जाती है। 1813 के बाद फिर एक एक्ट आता है 1833। 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट अधिनियम, ठीक। इसके तहत सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए जीवन दान दिया जाता है। 20 वर्ष बढ़ा दिए जाते हैं, 20 वर्ष के लिए कंपनी जीवन दान की भूमिका निभाती है। जीवन दान 20 वर्ष के लिए दे दिया गया, फिर 20 के बाद है, तब तक फिर क्रांति होती है 1857 की, उसी का आगे आगे बात देखते हैं। 1833 में ही भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण होता है। भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण होता है, मतलब एक केंद्र से केंद्रीकरण होता है, मतलब एक क्षेत्र से पूरे क्षेत्र पे उसकी दृष्टि बनाई जाती है, ठीक है। तो उसकी नींव डाली जाती है। उसके साथ साथ बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का कहा जाने लगा। इस एक्ट के तहत 1833 चार्टर्ड एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल जनरल कहा जाने लगा। के साथ साथ उसके साथ साथ महत्वपूर्ण थी, चीनी व चाय पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चीनी तथा चाय पर से एकाधिकार समाप्त, एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। उसके साथ साथ वित्तीय की सारी शक्तियां जो है वो गवर्नर जनरल व परिषद को केंद्रित कर दी गई। वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्ति गवर्नर गवर्नर जनरल तथा परिषद को केंद्रित कर दी गई, परिषद को दे दी गई, दे दी गई। उसके साथ साथ दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया?
जिसके तहत दास ता को अवैध घोषित किया गया। अवैध घोषित किया गया। अगर हम बात करें 1833 के चार्टर अधिनियम की, तो सबसे महत्वपूर्ण ये था कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया इसी एक्ट के तहत। ठीक है, इसमें भारतीयों को भी किसी पद या कार्यालय या रोजगार के लिए मतलब चयनित किया गया, और जिसमें ये कहा गया कि भारतीय का कोई भी व्यक्ति होगा उसको किसी भी कार्यालय या रोजगार को हासिल करने के लिए उसे वंचित नहीं रखा जाएगा। लेकिन कुछ ही समय बाद क्या हुआ, इसका विरोध हो गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तहत तो बहुत जल्द ही क्या ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, अगला देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया जब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत कब्जे रह गए। ठीक है, इसी एक्ट के तहत था। लेकिन अगला देखते हैं, 1833 हो गया। अब 1833 के बाद सीधे आते हैं 1853। 1853 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट। अब जब ये चार्टर एक्ट आया तो इसके तहत क्या हुआ, 1853 का, इसमें भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई। क्या किया गया, विधानमंडल की स्थापना भारत के लिए, भारत के लिए एक विधानमंडल, एक विधानमंडल की स्थापना की गई। विधानमंडल की स्थापना। ठीक है, इसी एक्ट के तहत भारतीय सब मतलब इसी एक्ट के तहत भारतीय विधानमंडल के सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पारित हुआ। क्षेत्रीय क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पारित होता है इसी एक्ट के तहत। ठीक है, सिद्धांत पारित होता है, पारित होता है। उसके बाद ही 1853 के बाद ही तुरंत 1857 की क्रांति होती है, जिसके कारण 1857 की क्रांति, जब 1857 की क्रांति होती है तो कारण उसके कारण क्या होता है, 1858 में ताज जो होता है वो ब्रिटेन सरकार को चला जाता है। ताज ब्रिटेन सरकार के अधीन हो जाता है। तब शासन डायरेक्ट ब्रिटेन सरकार के अधीन हो जाता है। ताज ब्रिटेन सरकार के अधीन हो जाता है। ब्रिटेन के महारानी
रानी के अंतर्गत हो जाता है, अंतर्गत होता है। अब जो भारत में शासन जो होगा वो ब्रिटिश शासन के तहत होगा, ठीक है। इसको कहा जाएगा ब्रिटिश भारत का संवैधानिक विकास। क्या कहा जाएगा? ब्रिटिश भारत का संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास, ठीक है। इस पे चर्चा हम कल करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।